अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं और दो बड़े राज्यों के चुनाव भी, जिसमें झारखंड और सबसे हाई प्रोफाइल इस पूरे सीजन के चुनाव का महाराष्ट्र का चुनाव। मतदान की प्रक्रिया कल संपन्न हो चुकी है, एग्जिट पोल्स भी आ चुके हैं और 23 तारीख को काउंटिंग, यानी परसों काउंटिंग सैटरडे को होगी। इस चुनाव क्या खास बात रही है और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव और जो दो असेंबली सेगमेंट राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उसने क्या संदेश दिया है, इस पर आज हम खुली चर्चा आयोजित करते हैं। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल विधानसभा उपचुनाव संपन्न हुए और मैं जैसा डिबेट के इलेक्शन के पहले भी आपसे कहता था कि उत्तर प्रदेश का उपचुनाव 10-15 राज्यों के अपने अपने विधानसभा के चुनाव के बराबर का होता है। उत्तर प्रदेश इतना हाई प्रोफाइल स्टेट है कि यहाँ के बाई इलेक्शन भी कई राज्यों के विधानसभा के चुनाव से भी ज़्यादा बड़े होते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या तय किया, यूपी में क्या चीज़ें तय हुई, आरोप प्रत्यारोप के बीच, पुलिस की लाठियों के बीच मतदान कैसा हुआ और उत्तर प्रदेश में इन 9 सीटों पर क्या परिणाम आने जा रहा है। महाराष्ट्र ने क्या तय किया। बहन भाइयों, महाराष्ट्र की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए सेंटर स्टेज है। बीजेपी किसी भी कीमत पर, गुजरात के बाद उसका जो सबसे पोटेंशियल इकोनॉमिक स्टेट है वो है महाराष्ट्र, जहां से उसे आर्थिक ताकत मिलती है और मुंबई पर जिसका कब्जा, देश पर उसका कब्जा होता है। लिहाजा मुंबई पर कंट्रोल दिल्ली की सरकारों ने हमेशा बनाए रखा है, चाहे वो यूपीए की 2 सरकारें नहीं हो या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी। तो आपके मन में ये सब प्रश्न होना चाहिए कि मुंबई इतना अहम क्यों है। जैसे पॉलिटिकली उत्तर प्रदेश की अहमियत है, क्यों 80 पार्लियामेंट्री सीट वाला सबसे बड़ा राज्य है, मतलब 4-6 स्टेट को मिलाकर जितनी ताकत सबकी इकट्ठे बनती है अकेले यूपी की रहती है। तो आर्थिक राजधानी हमारी जो मुंबई, उसकी ताकत बहुत बड़ी है। बहन भाइयों, देश विदेश का सारा व्यापार, देश का आर्थिक तंत्र और देश के आर्थिक हृदय की आत्मा मुंबई में रहती है। अगर मुंबई पर जिसका कंट्रोल है वो देश की राजनीति पर कंट्रोल कर सकता है। वो जगह है मुंबई, इसलिए वहां पर कब्जा कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो इस बार के चुनाव में मुंबई ने और बाकी महाराष्ट्र ने क्या तय किया है। क्या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, जिसका 3 पार्टियों का नेतृत्व है जिनके पास, वो वापिस आएंगे, सत्ता में काबिज होंगे, या फिर जो बीजेपी के नेतृत्व में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ का कॉम्बिनेशन जिसे महायुति कहा गया है, ये अपनी सत्ता में बने रह पाएंगे, बरकरार रहेंगे। और ख़ास बात देखिए क्या है इस बार के महाराष्ट्र के चुनाव में। दरअसल उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के चक्कर में बाकियों की हिंदी बेल्ट पे चैनलों पे या मीडिया पे चर्चा ही नहीं हो रही कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। बहनों भाइयों, 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया है महाराष्ट्र में, 30 ईयर्स, और मुंबई का तो 35 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। किस बात का? वोटिंग परसेंटेज। महाराष्ट्र में कभी इतनी बम्पर वोटिंग नहीं होती थी कि 60-63% भी पार कर जाए। मुंबई औसतन मतदान करता है जैसा कि हमारे यहाँ भी शहरों में होता है। अब गाजियाबाद देखिए, सिर्फ 33% मतदान हुआ, ये कोई बात हुई? मतलब 100 में सिर्फ 33 लोगों ने अपने वोट डाले हैं और उसमें भी जिसको ज़्यादा मिलेगा वो जीत जाएगा। तो आप सोचिए रिप्रेजेंटेशन का पैरामीटर कितना छोटा बना दिया गया है। लोग निकलते नहीं वोट डालने। लेकिन इस बार मुंबई ने और महाराष्ट्र ने एक सांत्वना दी कि वहाँ पर कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए मैक्सिमम पार्टिसिपेशन पिछले 30 सालों का और 35 सालों का हुआ है। तो कुछ तो है अंडर करंट जो महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। क्या है अंडर करंट? क्या बदलाव या फिर निरंतरता? महाराष्ट्र क्या चाहता है? जो एग्जिट पोल आए हैं वो बटे हुए हैं। 8 एग्जिट पोल आए हैं जिसमें 5 बीजेपी को जिता रहे हैं और 3 महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को जिता रहे हैं, महाविकास आघाड़ी को। तो इन सब के बीच क्या चल रहा है? मराठवाड़ा में क्या है, विदर्भ में क्या है, मुंबई क्या चाहता है, किस इलाके में क्या तस्वीर है। और जिस राज्य की पिछले दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा रही है, झारखंड, उस राज्य में भी चुनाव है। और बहनों भाइयों, चुनाव बिल्कुल आमने सामने का है।
एक जिसका नेतृत्व हेमंत सोरेन कर रहे हैं और दूसरा जिसका नेतृत्व बीजेपी के पास है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी को एज ए सिंगल पार्टी वहां बढ़त है। ये अब तक के जितने भी सर्वे और एग्जिट पोल के इंडिकेशंस हैं, वो एज ए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी को वहां बढ़त है। लेकिन वहां भी गठबंधन लड़ रहे हैं, एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस। एनडीए अलायंस में जेडीयू है और उनके लोग स्थानीय पार्टियां हैं, वो सब सम्मिलित होकर चुनाव लड़ रही। और इंडिया अलायंस में कांग्रेस और जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी है, लड़ रही है, और लालू यादव की आरजेडी भी वहाँ पे लड़ रही, और उधर एलजेपी भी लड़ रही है एनडीए अलायंस की तरफ। तो जो वर्तमान है, क्या हेमंत सोरेन के कंटिन्यूएशन लोग चाहते हैं या फिर वहाँ बदलाव होगा, बीजेपी की सरकार बनेगी, क्या एक्सपेक्टेड है? और उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर कौन जीत रहा है, किस सीट पर क्या समीकरण रहा, इक्वेशंस क्या रहा? तो आज हमने पॉलिटिकल पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव से ज़्यादा एक्सपर्ट्स को बुलाए। महाराष्ट्र से एक्सपर्ट्स, उत्तर प्रदेश के एक्सपर्ट्स, पश्चिम के यूपी के एक्सपर्ट, ताकि हम एक्सपर्ट्स की ओपिनियन और उनकी बातें आप तक पहुंचा सकें और वो क्या समझते हैं, उन्होंने चुनाव कैसे देखा, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, या फिर उत्तराखंड में केदारनाथ सीट का। हम सबका एक एक करके आज विस्तृत एनालिसिस आज की परिचर्चा में करने वाले हैं। आप कुछ बयान सुने। भारतीय जनता पार्टी को घबराहट थी कि 100 में 100 सीटें हार रहे परसेंटेज के हिसाब से, और गिनती के हिसाब से मानते तो 9 में 9 सीटें हार रहे, और उसी का परिणाम यह है कि उन्होंने वोट को लूटा। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक नंगी रिवॉल्वर तान करके और महिलाओं को रोक रहा हो, आप वोट डालने नहीं जाएंगे? जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी को आम जनमानस ने आशीर्वाद दिया है, मैं कह सकता हूं जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके लोगों ने बीजेपी के उम्मीदवारों को आशीर्वाद दिया। समाजवादी पार्टी केवल हार के भय से अपनी फेस सेविंग कर रही है और कुछ नहीं। एग्जिट पोल पूरी तरीके से गलत साबित होगा। मैं तो खुद गया था महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में होकर आया था। मुझे जहां तक मेरी जानकारी है कि पूरी तरीके से हमारी सरकार, महागाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है, और इंडिया गठबंधन की सरकार आपके झारखंड के अंदर बनने जा रही है। लोग अपनी बात हमेशा खुलकर नहीं कहते। महाराष्ट्र में इस बार यही हुआ है। आप देखिए 23 तारीख को 10 बजे तक, 11 बजे तक पूरा फैसला आ जाएगा। हम 160-165 सीटें जीतने जा रहे हैं। तो बहनों भाइयों, आज की इस दिलचस्प चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता समीर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन मेरे साथ मौजूद हैं, और बहुत जाने माने पत्रकार, पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक्सपर्ट केपी मलिक हमें इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं। और मुंबई में मौजूद हैं हेमंत तिवारी। हैं तो उत्तर प्रदेश के पत्रकार, लेकिन महाराष्ट्र में इनकी आजकल पिछले 4 सालों से बड़ी दिलचस्पी है, और यूपी से ज़्यादा ये आजकल शायद सुनील साजन को पता नहीं कि मुंबई एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आज उनसे भी मुंबई के बारे में चर्चा करेंगे। और बहुत ही जाने माने पत्रकार, टेलीविज़न के बड़े मशहूर चेहरा हैं जयप्रकाश सिंह, ये भी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। हमें बताएंगे कि मुंबई में, मराठवाड़ा में, विदर्भा एरिया में, पुणे रीजन में चुनाव कैसा हुआ है और परिणाम क्या निकलने वाले हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ वो भी मौजूद हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का शुक्रिया। इस कार्यक्रम में आज मैंने सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी के ही प्रवक्ता को बुलाया, ताकि आप सब विश्लेषकों की बात हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने दर्शकों तक पहुँचाएँ। तो स्वागत और डिबेट शुरू करते हैं। मेरे साथ समीर सिंह मौजूद हैं। तो समीर सिंह जी, उत्तर प्रदेश में आपकी अब चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है, आप अपनी पार्टी के लिए यहाँ क्या संभावनाएं तलाशते हैं? देखिए ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश के अंदर 9 बाई इलेक्शन थे। अब पिछले दिनों से ही हम संगठन की अपनी ताकत के दम पर और सरकार की उपलब्धियों, माननीय योगी जी के किए गए कामों के आधार पर हम जनता के बीच में गए थे, और जनता ने हमको अपार समर्थन दिया। जनता ने हमको, हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया, और मैं विश्वास करता हूँ
यद्यपि हर चुनाव हमारे लिए चुनौती होती है, हम मानते हैं कि हर चुनाव हमारे लिए चुनौती है और जनता का जो निर्देश है वो हम सिर माथे पर लगाते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ, जिस प्रकार का फीडबैक है, जिस प्रकार से जनता ने भारतीय जनता पार्टी के किए गए कामों में रुझान व्यक्त किया है, निश्चित रूप से हम 9 की 9 सीटें जीतने में कामयाबी प्राप्त करेंगे। उसके पीछे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की तरक्की है, विकास है, किसानों की खुशहाली है, नौजवानों का रोजगार है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में परिवर्तन है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था है। इन सब चीज़ों को लेके जनता खुश है और जनता योगी जी के साथ खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत संगठन की ताकत के साथ खड़ी है। और मैं विश्वास दिला सकता हूं कि निश्चित रूप से 9 की 9 सीटें हम अपने नेता माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जीतने जा रहे हैं। ओके, जो एग्जिट पोल्स आए हैं आपकी भी निश्चित उस पर नज़र पड़ी होगी। महाराष्ट्र और झारखंड के बारे में भी मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूँ। ऐसी कोई भी ओपिनियन नहीं है कि चुनाव एक तरफा हैं, आप वहाँ एक कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं, जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। नहीं, जैसे देखिए इधर चुनावों का आप ट्रेंड देखेंगे पिछले 3, 4, 5 चुनावों से आपको दिखने को लगेगा कि निश्चित रूप से देश की जनता, किसी भी प्रदेश की जनता बहुत बारीकी से, बहुत समझ के लोगों का असेसमेंट करके वोट कर रही है। पिछले दिनों हरियाणा का रिजल्ट आया था, आपने देखा होगा किस प्रकार के आकलन लगाए जा रहे थे और सारे आकलन धराशायी हो गए। अभी बाई इलेक्शन के बारे में उत्तर प्रदेश के तमाम आकलन, हमने लगता है कि हम आपके यहाँ कम से कम 35 से 40 डिबेट तो मैंने 3 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर किया है आपके साथ। हाँ, इतनी डिबेटें नहीं हुई है, लेकिन मैं जो बातें कह रहा हूँ, देखिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता ये मानती है कि जो विपक्ष है वो क्या कहना चाहता है। आप महाराष्ट्र के अंदर ले लीजिए, जो अंतिम समय तक सीटें तय नहीं कर पाए, जिनका कोई कॉमन प्रोग्राम नहीं आया, जिनको यही नहीं, जिन्होंने बताया कि हम महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस कुछ और कहती है, एनसीपी शरद पवार कुछ और कहती है, शिवसेना कुछ और कहती है। तो स्प्लिट लीडरशिप है, आप तो किसी के नेतृत्व में लड़े नहीं। नहीं, हमारा नेतृत्व है माननीय अमित शाह जी ने, माननीय अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया और शिंदे हमारे मुख्यमंत्री है, देवेंद्र फडणवीस जी हमारे डिप्टी सीएम है, इन्हीं के नेतृत्व में लड़े हैं। बिल्कुल लड़े हैं। देखिए तो जो शिंदे ही अगर आपकी पार्टी आती है या गठबंधन आता तो शिंदे ही चीफ मिनिस्टर। ब्रजेश जी, निश्चित रूप से आप परिणाम आने दीजिए, हम बड़ी बहुमत के साथ वहां सरकार बनाएंगे। झारखंड की चर्चा करिए, देखिए झारखंड के अंदर बड़ी मजबूती से जनता शिबू सोरेन की पार्टी को हराने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के बारे में इतना जरूर कहूँ जी, कंप्लीट करें कि जिस प्रकार का आचरण अखिलेश यादव ने किया, अभी आप उनकी भाषा सुना रहे थे, एक दलित बालिका की हत्या इस नाते कर दी जाती है, बलात्कार किया जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए कह रही थी। अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया, एक दरोगा को हाथ में पिस्टल लिए, कितनी शर्म की बात है। उस वीडियो को काट के, मेरे पास वो पूरी वीडियो, और मैंने नहीं, एक पूर्व ब्यूरोक्रेट सूर्य प्रताप सिंह ने उस पूरी वीडियो को अपलोड किया है सोशल मीडिया। सूर्य प्रताप सिंह ने कौन है? आपके दोस्त हैं? नहीं, हमारे दोस्त और दुश्मन नहीं है, समाज के नागरिक है। आइए, अरे वो बहुत आपको गरियाते थे, आप बदल गए। जैसे देखिए, मेरा यह मानना है कि राजनीतिक क्षेत्र में जब आप सामाजिक क्षेत्र में काम करते थे, एक कहावत भी है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। आप भी कई बार हमारे खिलाफ में बोलते हैं, हमारे खिलाफ डिबेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं अपनी बात आपके यहाँ खुल के कहता हूं। ये समाज के अंदर कोई गिरोह नहीं चल रही। बहुत शुक्रिया। मैं यही कह रहा हूं कि अखिलेश जी ने जो कृत्य किया, हमें नहीं लगता कि किसी पूर्व मुख्यमंत्री और सुनील साजन जी को स्क्रीन पे लाया चाहिए, उनको माफी मांगना चाहिए। धन्यवाद। सुनील साजन मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, आरोप प्रत्यारोप के बीच आप उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो गया, महाराष्ट्र जहां आपकी पार्टी के कुछ प्रत्याशी लड़ रहे थे, आप अपने लिए उत्तर प्रदेश में क्या संभावनाएं तलाशते हैं और आपकी पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहा? देखिए, उत्तर प्रदेश में संभावनाएं तो बिल्कुल खुली हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र जरूर संकट में है। 9 उपचुनाव हुए। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, सम्मानित भाई हैं, उन्होंने कहा कि हम अपनी उपलब्धियों को लेकर के गए। पूरे भाषण इनके देख लीजिए, 9 के 9 में, योगी जी के देख लीजिए या योगी जी के परम
सहयोगी डिप्टी चीफ मिनिस्टरों के देख लीजिए या इनके दूसरे नेताओं के देख लीजिए, एक भी उपलब्धि नहीं गिनाई कि हमने क्या किया है। या तो बंटने की, कटने की, पिटने की और बांटने की बात कर रहे थे। और ये बेचारे नहीं लड़े, माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़े चुनाव लड़े हैं, वो तो बेचारे हार गए 24 में ही, हाफ हो गए, 27 में साफ हो जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों से लड़ा है प्रशासन, लड़ी है पुलिस, लड़ा है डीएम। और अगर भारतीय जनता पार्टी लड़ी होती ब्रजेश जी, तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी थी, कहीं न कहीं पार्टी ने लगाया था, तो हम लोगों को तो कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं टकराया, कोई आरएसएस का नेता नहीं टकराया। हमको तो पुलिस टकराई, एसडीएम टकराया, तहसीलदार टकराया, सीओ टकराया, दरोगा टकराया, तो हम तो उन्हीं से चुनाव लड़ रहे थे। ये बेचारे अधिकारी इस टकराने के बीच बस्ता लगा रहे थे। क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं आपकी पार्टी के? बता रहे थे क्या आप हाँ बोलिए। देखिए ब्रजेश जी, मैं केवल एक बात कह रहा हूं, आप लोकतंत्र को देखिए। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के महापर्व जब चुनाव हो रहा था तो आपको लोकतंत्र कैसा दिखा? एक तरफ नंगी पिस्टल, एक तरफ वोटर, एक तरफ पुलिस वालों के हाथ में पत्थर, एक तरफ जनता जनार्दन, एक तरफ लाठी, एक तरफ जनता जनार्दन। और कौन पुलिस? आप उम्मीद करिए, हम लोग तो हर जगह कहे, भाषणों में भी इस बात को कहा कि हम लोग ब्रजेश जी, हम हो, आप हो, कोई आम आदमी हो, जब पुलिस को देखता है तो उसको सुरक्षा की भावना आती है, पुलिस को देख करके भय खत्म होता है। लेकिन इन चुनाव में पुलिस को देख करके लोगों को भय लग रहा है। आपकी पार्टी क्या डिमांड करती है? भावना हो रही थी। क्या ऑफिशियली आपने री इलेक्शन की डिमांड की है? ईश्वर की शपथ खाई है। हमने पार्टी ने कुछ बूथों पर रिपोलिंग की मांग की है, क्योंकि जहां पर आप वोटर को रोक रहे हैं, आप सोचिए, आपने ब्रजेश जी, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, मैं अगर आपकी डिबेट में केवल एक गुस्ताखी करूं, आपसे ये कहूं कि आप कोई एक चुनाव अपने पत्रकारिता जीवन का बता दीजिए जहां पोलिंग स्टेशन के पास खंदई खोद दी गई हो, जहां पर बैरिकेड कर दिया गया हो मोहल्ले को, पुलिस कितनी फोर्स के साथ मोहल्लों में घूम रही थी। तो आपके मुताबिक अगर ये चुनाव निष्पक्ष नहीं है तो क्या परिणाम आपको स्वीकार हैं या नहीं? देखिए, परिणाम तो जनता जनार्दन जो देगी, इससे सरकार बननी बिगड़नी नहीं। हमने कहा कि उसके बावजूद, मैं कह रहा हूं, उसके बावजूद ये सबके सब चुनाव हारेंगे। निष्पक्ष चुनाव हो जाता तो 9 में 5 जगह तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत नहीं बचती और 4 जगह वो चुनाव लड़ते। बहुत शुक्रिया। लेकिन 5 जगह योगी जी कम से कम कमल के फूल की जमानत नहीं बचा पाते। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। हम जब परसों रिजल्ट आएगा, थैंक यू, तो हमारी लड़ाई पुलिस से, प्रशासन से है। ये बेचारे लड़ी नहीं पाए। मैं तो सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन को सम्मिलित करूंगा। इनसे क्या शिकायत? मैं हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र पर इनसे चर्चा करते हैं। हेमंत जी, पहले यूपी के बारे में बताइए कि 9 सीटों पर चुनाव हुए हैं, आपके मुताबिक चुनाव कैसा रहा? वोटिंग परसेंटेज सर 50 भी नहीं पहुंच पाया, और सबसे अफसोस हुआ मुझे गाजियाबाद का देख के, सिर्फ 33% लोगों ने मतदान किया। तो किन पार्टी के ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट्स आप तलाश रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में कौन सी पार्टी का परफॉर्मेंस यूपी में सबसे बेहतर रहेगा? देखिए, महाराष्ट्र में उतना मुश्किल तमाम 2 दिन पहले आया हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हुआ इसको लगातार इसके वर्षों से है और यह तो नियमित स्थिति। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत निराशाजनक रहा है टर्नआउट वोटर्स का बाई इलेक्शन में। और ये कोई नई बात, ये बाई इलेक्शन में आमतौर पर बहुत ज्यादा उत्साह नहीं रहा। जो पार्टियां थोड़ा ज्यादा मेहनत करती हैं ग्राउंड पर, अपने सपोर्टर्स को ज्यादा बाहर निकाल पाती हैं, वो पार्टियां थोड़ा सा अपने हिसाब से पोल परसेंटेज बढ़ा सकती हैं। लेकिन आप अगर सामूहिक रूप से कहें, सारे 9 के 9 असेंबली सेगमेंट्स में कहें तो बहुत ज्यादा निराशाजनक। हाँ, ये चीज देखिएगा, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र होते हैं, ये भी आमतौर पर देखा गया है, चाहे वो सामान्य चुनाव हो, चाहे बाई इलेक्शन, तो वहाँ पोल परसेंटेज अच्छा होता है। चाहे जो भी मतांतर, आरोप प्रत्यारोप और
वाद तो विवाद किसके हुए। वोटर ज्यादा निकले हेमंत जी और किसके वोटर नहीं टर्न अप हुए? मैं वही बात पूरी कर लूं, मैं कह रहा था उसके बावजूद आपने देखा होगा कि कुदरती और मीरापुर जैसी सीट्स पर इसके बावजूद पोलिंग परसेंटेज आप निराशाजनक नहीं कर सकते, बल्कि पूरे चुनाव में 9 के 9 चुनाव में 55% और कटेहरी में 57% पोलिंग हुई है। जी जी, तो इसका मतलब यह है कि कोशिश दोनों ओर से की गई, लेकिन मतदाता थोड़ा सा उदासीन रहा, बहुत ज्यादा उसकी दिलचस्पी जमी थी। वैसे आम चुनाव में देखो तो इन सारे असेंबली सेगमेंट्स में अच्छा खासा टर्नआउट होता रहा है। क्या अब ये परिणाम के बारे में इसकी आपको भी चर्चा- दिखा कि क्या मुसलमान मतदान प्रभावित हुआ है, कम पड़ा वोट उनका, या फिर पुलिस ने पढ़ने नहीं दिया? अब समाजवादी पार्टी तो यही आरोप लगा रही है, समाजवादी पार्टी अतीत में भी यही आरोप लगा चुकी है, और इन आरोपों की संभावना भी थी किस तरह के आरोप लगाए जाएंगे। वो पहले से ही समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आपके यहाँ प्रवक्ता बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के सारे बड़े नेता अपने वर्कर्स को यही बताते थे कि पुलिस प्रशासन चाहे जितनी भर्ती करे, आपको आना है, वोट करना है। आपको मोटिवेट और चार्ज कौन लोग दिखे फील्ड में ज्यादा इस चुनाव में? किस पार्टी के लोग काफी मोटिवेटेड और चार्ज फील कर रहे थे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद न सिर्फ समाजवादी पार्टी की टॉप लीडरशिप मतलब टॉप लीडर उनका, और नीचे के भी नेता वो ज्यादा थोड़ा सा चार्ज रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत फोकस तरीके से काम किया है। क्योंकि सरकार उनकी है तो सरकार किसी की भी हो, तो जी पिछले 35 साल से मैं लगातार यही देख रहा हूँ कि सरकार जिसकी होती है उसके खिलाफ बाई इलेक्शन में आरोप लगते ही हैं। इसलिए मान लिया जाया करता था कि बाई इलेक्शन उसी को होते हैं जिसकी सत्ता होती है। पर हेमंत जी ऐसा है नहीं, 2018 का मुझे याद है, गोरखपुर, फूलपुर, कैराना और नूरपुर सब अपोजिशन ने जीत लिया था। लेकिन आपको फिर 2014 की भी याद होगी। हाँ, तब 12 में 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई थी और 17 में सब हार गई। जी बीजेपी की सीटें समाजवादी पार्टी की जीत गई थी और बीजेपी अपनी 8-10 सीट हार गई थी। अब एग्जैक्ट डेटा नहीं है, अब आपने अचानक पूछा है तो जो मेमोरी में वही बता रहा हूँ। बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। जो वहां से सांसद बने उनके स्थान पर जिनको टिकट मिले असेंबली को चुनाव हार गए जी। तो ये सरकार उस वक्त जो है ओके, आप ये कहना चाहते हैं कि इस बाई इलेक्शन से हम कोई जनता के मिजाज का आकलन नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, लेकिन इस वक्त जो चुनाव बाई इलेक्शन हो रहे हैं इनके परिणामों के आधार पर मिजाज बनाने की तैयारी की जाए, माहौल बनाने की तैयारी की अब जाए। 2 क्विक क्वेश्चंस हैं आपसे, 2 बैक टू बैक क्वेश्चन है। मुंबई का किंग कौन? ये अभी कोई नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो महायुति है वो थोड़ा सा अपबीटेड है इस वक्त, मतलब बढ़ी है, ऐसा लग रहा है। मुंबई में पावर रिटेन कर लेंगी महायुति जो बीजेपी के नेतृत्व वाली है। मुंबई बड़ी है, वेस्टर्न मुंबई में पीछे है, तो ऐसी सूरत में ज्यादा आसार इसी बात के हैं कि जिनकी सरकार थी उनकी सरकार बनी रह सकती, इस बात के। ऑलराइट, हेमंत जी हमारे साथ प्लीज बने रहिएगा, आप डिबेट को आगे बढ़ाएंगे और आपको मुंबई ले चलते हैं। जयप्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं। जेपी भाई स्वागत और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बताइए कि मुंबई किसका है? ब्रिजेश जी नमस्कार। और ये जो सवाल है इसका जवाब 288 सीटों पर जितने भी कार्यकर्ता और मतदाता है वो ढूंढ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, मुंबई महाराष्ट्र को आप बेहतर जानते हैं, हेमंत सर बेहतर जानते हैं। और मुंबई और महाराष्ट्र के बारे में बोले तो 29 साल के बाद ये पहली बार हुआ कि महाराष्ट्र में 65.38% मतदान हुआ है। ये बहुत बड़ा फिगर है और ये 4% जो बढ़ा है 2019 में करीब 60.85% था। तो ये 4% कहां से बढ़ा? क्या लाडली बहन योजना ने इसे बढ़ाया, या क्या जो अलग अलग मुद्दे छाए रहे, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, राहुल गांधी का लाल संविधान, अडानी क्यों सरकार बनाने में 2019 में बिजी थे, इसके अलावा जो
दो कॉन्स्टिट्यूंसी है, संगमनेर और मुंबा देवी, जहां पर महिलाओं के अपमान का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग तरीके से उठाया। ये तमाम जो मुद्दे छाए रहे, अबोसिम आजमी का आखिरी समय में मौलाना को मिलना, या फिर विनोद तावड़े का विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का जो आरोप लगना, तो इसमें से कौन सा मुद्दा ज्यादा हावी रहा, कौन सा नहीं, ये तो चुनाव नतीजों के आप बाद, लोगों ने यानी क्या 36 घंटे आकलन के बाद किया पता कि चलेगा। ये जो 4.5-5% का वोट शेयर में इजाफा है, इसने तो सबके कैलकुलेशन को खराब कर दिया है? बिल्कुल सही कहा आपने, सबके कैलकुलेशन को खराब कर दिया है। महाविकास आघाड़ी साउथ मुंबई में एक बैठक कर रही थी, अब वो बैठक जो है मातोश्री चली आई है। तीनों बड़े नेता, तीनों जो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी, ये तीनों के बड़े नेता, नाना पटोले, संजय राउत, सारे लोग उसमें मौजूद रहे। 2 घंटे ये बैठक चली। अब ये बैठक मातोश्री पर हो रही है। आप समझ सकते हैं कि अगर ये इसलिए बैठक हो रही है कि कौन कौन से ऐसे बागी उम्मीदवार हैं। मैं आपको बताऊं, बागी उम्मीदवार ये बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा इस बार 2024 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ है। 86 बागी उम्मीदवार हैं, 30 बागी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के हैं, करीब 22 बागी उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के हैं, और बड़े बड़े नाम है इसमें। आप देखिए, छगन ये भुजबल के वो भतीजे है ना, बागी हो गए हरियाणा हैं, टाइप का तो समीर नहीं है भुजबल। इक्वेशन? जी बिल्कुल। तो हरियाणा इन्हीं में निर्दलियों होता है को कैसे अपने, जो इसमें जीतेंगे उनको कैसे अपने पक्ष में लाया जाए, इसको लेकर ये महाविकास आघाड़ी की बैठक चल रही है और महायुति की भी बैठक चल रही है। महाराष्ट्र में कैसे 6 अलग अलग रीजन है और सभी रीजन का अपना अपना एक टेस्ट है, और मतदाता भी एक अलग पार्टी को वहां पर ज्यादा महत्व देते हैं। मराठवाड़ा के 8 जिलों में उद्धव ठाकरे का और बीजेपी का, अगर हम ये कहें कि वहां पर उनका ज्यादा महत्व है या ज्यादा उनके फेवर में मतदाता निकलते हैं, तो विदर्भ में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई है। मुंबई में शिवसेना और बीजेपी की अगर लड़ाई की हम बात करें तो ठाणे में शिवसेना वर्सेस शिवसेना है, कोकण में भी यही है, शिवसेना वर्सेस शिवसेना है। लेकिन उत्तर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत पकड़ रखती है, वहां उसकी सीधी लड़ाई नारायण कांग्रेस राणे पार्टी का से कोई है। फैक्टर अगर हम लगा यही बात आपको को- ऐसा कोंकण रेंज में कोई उनका प्रभाव ऐसा दिखा? तो वहां शरद पवार की पार्टी की सीधी लड़ाई जो है अजीत पवार के साथ है। तो ये पूरा कैलकुलेशन ही बहुत अलग रंग में लड़ा गया है। और ये 4% वोट कैसे बढ़े हैं, इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि 6 अलग अलग पार्टियां अपने मजबूती से जो है चुनाव लड़ रही है। 6 अलग अलग नेता अपना दमखम दिखाने के लिए इस चुनाव में उतरे थे, और उनके साख का सवाल था ये पूरा चुनाव। भले वो एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अजीत पवार, सभी के तो साथ आप का ये सवाल कहना था। चाहते हो इससे कि भी- महाराष्ट्र की पूरी पॉलिटिक्स इन 6 नेताओं और 6 पार्टियों के बीच विभाजित हो गई, जो पहले 2 या 3 हुआ करते थे? बिल्कुल बिल्कुल। ब्रिजेश जी देखिए, पहले अगर हम देखें तो मेरे पास कुछ फिगर्स भी हैं कि पहले 164 सीट पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी। इस बार 149 सीट पर लड़ी। 164 में 105 बीजेपी को मिले थे। शिवसेना की अगर हम बात करें तो शिवसेना 124 पर लड़ी थी और उसे 56 सीटें मिली थी 2019 के चुनाव में। लेकिन शिवसेना 2 पार्ट में बढ़ चुकी है। कांग्रेस पार्टी 125 सीटों पर लड़ी थी, 44 सीट जीती थी 2019 में। लेकिन इस बार कांग्रेस के जो क्या मतदाताओं सीटें का हैं, ट्रेंड, उनका बिहेवियर, वोटिंग बिहेवियर इस चुनाव में आपको वो दिखा जो मई जून में था, अप्रैल मई में, या फिर आप उसमें कुछ स्लाइटली चेंजेस फील कर रहे हैं? देखिए, लोकसभा के चुनाव में जो मतदाताओं का जिस तरीके से रुझान था, या जिस तरीके से पूरा का पूरा एक हम कह सकते हैं गोलबंदी थी, वो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में थी। भले ही एग्जिट पोल कोई भी फिगर उस समय भी दिखा रहे थे, आज भी एग्जिट पोल जो 10 एग्जिट पोल आए हैं उसमें 8 एग्जिट पोल महायुति को सरकार बनाते हुए देख रहे हैं। कोई 175 सीट दे रहा है, कोई 190 सीट दे रहा है, कोई 155 सीट दे रहा है। लेकिन एमवीए ने 31 सीटें जीती थी लोकसभा के चुनाव में, और सारे एग्जिट जो नतीजे थे, रुझान थे, वो फेल हो गए थे। इस बार भी यही अंडर करंट है। मैं आपको फिर कहूंगा, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि महायुति सरकार नहीं बना सकती। निश्चित तौर पे बीजेपी बड़ी पार्टी होगी, सबसे बड़ी मैं पार्टी एक पूरे आपके महाराष्ट्र सामने में बीजेपी होगी। एक सवाल रखता हूं। महायुति की को बहुमत मिला, एकनाथ शिंदे रिपीट करेंगे या फिर फडणवीस उन्हें रिप्लेस करेंगे? जो अभी सीएम है वो डिप्टी है, जो डिप्टी है वो सीएम, ऐसा? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, निश्चित तौर पे। कब तक महाराष्ट्र की फडणवीस को राजनीति में इंतजार कुछ भी हो सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में यह भी हो सकता है कि बीजेपी करीब 90-100 सीट ले ले और शरद पवार और अजीत पवार एक साथ आ जाए और बीजेपी शरद पवार के साथ सरकार बना ले। भाई मैं सबकी गारंटी ले सकता हूं, अजीत पवार की नहीं ले सकता। धन्यवाद। कृपया हमारे साथ जयप्रकाश जी जुड़े रहिएगा, इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। केपी मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। मलिक साहब, कैसा रहा उत्तर प्रदेश का बाई इलेक्शन? केपी मलिक जी।
देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें जैसे हेमंत जी ने कहा कि हेमंत जी एक्चुअली 1 दशक पहला अपना अनुभव बता रहे हैं। 1 दशक के में जो बदलाव हुए हैं हेमंत जी उससे कहीं दूर हैं अगर हम देखें, और आपने तुरंत उसका एग्जाम्पल भी दिया, चाहे वो कैराना का हो चाहे नूरपुर का हो। दूसरा क्या होता है कि ये माना जाता है कि बाई इलेक्शन में जिसकी सरकार होती, जिसकी सत्ता होती, किसी भी दल की सत्ता हो, थोड़ा प्रभाव तो रहता है, लेकिन इस बार बिल्कुल अनोखी तस्वीर देखने को मिली है और सभी पार्टियां लोकतंत्र बता रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी लोकतंत्र के तहत काम कर रही है, लोकतंत्र को बचा रही है। समाजवादी पार्टी भी लोकतंत्र बचा रही है, कांग्रेस के राहुल गांधी लोकतंत्र बचा रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र खाली चुनाव जीतने और सरकार बचाने तक ही सीमित है, या सरकार या लोकतंत्र बचाने के लिए कुछ आगे भी सियासी दल करेंगे? जिस प्रकार से हमारे पत्रकारिता के जीवन में चुनाव आयोग पर जितने आरोप लगे हैं, चुनाव आयोग को घेरने के लिए क्या कोई राजनीतिक दल आगे आएगा, वो सड़कों पे उतरेगा? और क्या हमें जेपी आंदोलन को याद करना चाहिए? क्या जेपी ने कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है इसलिए मैं आंदोलन शुरू कर रहा हूं? तो अगर लोकतंत्र को वास्तव में आपको बचाना है तो खाली चुनाव के आसपास ही आपको एक्टिव नहीं होना पड़ेगा, आपको उसके बाद भी एक्टिव होना पड़ेगा चीजों को उठाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। एक बात। दूसरी बात ब्रजेश जी, मैं इन चुनाव में ये देख रहा हूं, चाहे मीरापुर हो चाहे दूसरी सीटें हों, कि इस बार हमें वोटिंग में महिलाओं की भागीदारी अधिक दी है। महिलाओं में ज्यादा जो उत्सुकता थी वो दिखाई दी है। उसका कारण जब हम पता करते हैं, अपने मित्रों से बात करते हैं, पत्रकारों से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं कि कहीं ना कहीं रसोई तक महंगाई और दूसरी प्रॉब्लम जो आ गई है उससे कहीं ना कहीं महिलाएं चिंतित हैं। युवाओं का आपने हाल देखा कि जिस प्रकार से इलाहाबाद में हुआ, उससे कहीं ना कहीं युवा चिंतित हैं। तो महंगाई से परेशान लोग हैं और महिलाएं इसमें आगे मलिक साहब, एक फैक्टर और है, ये एक पॉलिटिकल एनालिसिस है, मेरे पास इसके सबूत तो नहीं है बट एक एनालिसिस है कि महिलाओं का एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करता है। तो आप कह रहे हैं ज्यादा निकली हैं, तो हो सकता है बीजेपी को भी वोट दे के आई हैं। नहीं, देखिए उसी पे मैं ब्रजेश जी आगे ले जा रहा था कि हमने जो देखा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसी बीच में एक रिपोर्ट आती है कि जो 82 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार फ्री राशन दे रही है, उसमें बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश और बिहार में हो रहा है। वो राशन जितने लोगों को पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं रहा है। उसमें उन्होंने 28% लोगों को बताया कि 28% फर्जी आंकड़े हैं और उसमें सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में है। तो ये क्या इशारा करता है? तो इसका मतलब ये है कि कुछ आंकड़े फर्जी भी हैं, कि जिन लोगों को कागज में नाम है, जिनका नाम कागजों में है, उनको राशन। तो इस चुनाव के ताल्लुक आप क्या एनालिसिस करते हो कि कौन सी पार्टी का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर था बाई इलेक्शंस में? देखिए, इसमें अगर जाहिर सी बात है 2014 के लोकसभा चुनाव में आप देखें जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और गठबंधन के परिणाम आए हैं, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा उत्साह में नहीं दिखाई दी, उसके कार्यकर्ता उत्साह में नहीं दिखाई दी, हालांकि नेता उत्साह में थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो रिजल्ट आए हैं उनमें कहीं ना कहीं एक उत्साह दिखाई दे रहा है और समाजवादी पार्टी के लोगों को लग रहा है कि जिस तरह से हमारे, अरे आपके दोस्त वाली पार्टी को कुछ उत्साह था 2027 में हमारी सरकार नलके वालों को, या उनको भी उत्साह नहीं था? नहीं देखिए, नलके वाली पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी में जा चुकी है और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो हुआ पो की स्थिति में, उनको खुद ही नहीं पता कि आने वाले 27 में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी में जाएंगे। इसलिए वेस्टर्न यूपी में आप देखेंगे जिस तरह से चीजें हुई हैं मीरापुर की सीट पे, वहां बहुत कंफ्यूजन था। जी बहुत शुक्रिया सर। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में आ गए। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो इस उपचुनाव आपने क्या महसूस किया, क्या देखा, आपका एनालिसिस क्या कहता है? तो उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर क्या आपने महसूस किया कि पॉलिटिकली कौन से लोग ज़्यादा चार्ज दिखे, जनता किसके साथ रही, पुलिस का क्या व्यवहार रहा, अपोजिशन के आरोपों के बीच, बीजेपी के आरोपों के बीच ये चुनाव कहाँ पर टिका दिखा आपको? वीरेंद्र जी। ब्रजेश जी, यूपी की जो 9 में से 3 सीटें ऐसी थी जिस पर भाजपा जीती थी, उन पर उपचुनाव था। 4 पर सपा जीती थी, 2 पर बीजेपी के सहयोगी थे। भाजपा अपनी 3 जीती हुई सीटों पर वोट नहीं डलवा पाई। उसके गाजियाबाद, खैर और मझवा में वोट कम पड़ा है।
समाजवादी पार्टी की जीती हुई 4 सीटों पर वोट परसेंट ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, जो बीजेपी 6 या 7 सीटें इस उपचुनाव में जीतने का दावा कर रही है, अब वो बहुत कुछ मतगणना पर निर्भर करेगा, क्योंकि एग्जिट पोल में 5 और 4 और 6 और 3 की बातें आ रही हैं उत्तर प्रदेश में जी। देखिए, बाई इलेक्शन से सरकार बदलने वाली नहीं है, लेकिन 2027 में किसकी सरकार बनेगी, यह उपचुनाव इस बात का बहुत साफ संदेश देगा। और इसी के लिए सारी लड़ाई है। भाजपा सोच रही है कि कोई ऐसा मैसेज न जाने पावे कि हम 27 में कमजोर पड़ जाएंगे, हार जाएंगे, इसलिए इस उपचुनाव को जीतो जैसे तैसे। और समाजवादी पार्टी भी दम लगाए रही, चूंकि लड़ाई सीधी है, वोट ज्यादा बटे नहीं इधर उधर। चंद्रशेखर आजाद के अलावा ऐसा नहीं लगता है कि किसी और पार्टी को ज्यादा जनता ने तीसरे दल के रूप में वोट दिया होगा। तो ये भाजपा के लिए भी मंथन करने का समय है, वो देखा है। मतलब उनकी अपनी सीटों पर आपका ये कहना है कि मतदान कम हुआ, मझुआ हो गया या खैर और गाजियाबाद टर्नअप नहीं हुए वोटर्स। साफ है कि इनका मतदाता उदासीन रहा और कार्यकर्ता निकले कि नहीं निकले इनके वोट डलवाने। जो 24 में एक कंप्लेंट थी ना कि वर्कर घर बैठ गया है, वो कुछ वही परिपाटी देखी गई, वही चीज चली आ रही है। भाई गाजियाबाद में 2 लाख वोट से ज्यादा जीते रहे इनके कार्यकर्ता, कहीं कितना कम हुए, 50,000 1 लाख कम हुई जाए तभी 1 लाख से जीत लेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब, तो ये बात है। दूसरा, जिन जिन जगहों पर मतदान ज्यादा होता है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या झारखंड हो, जब जम के वोट डालते हैं लोग तो सत्ता के खिलाफ जाता है ये ट्रेंड। और अगर वोट कम पड़ता है तो भी सत्ताधारी दल का नुकसान होता है, क्योंकि उसके कार्यकर्ता नेता जी उदासीन हो जाते हैं। दोनों स्थितियों में सत्ताधारी दल को सतर्क रहना पड़ता है, उसको नुकसान दिखता है। ब्रिजेश जी, मुंबई तो सपनों की नगरी है, माया नगरी है। गांव से निकलकर लोग इस उम्मीद में जाते हैं कि देश की आर्थिक राजधानी में अपना भविष्य चमकाएंगे। यूपी और बिहार बहुत बड़ी संख्या में निर्णायक वोट हैं वहां। इस बार यूपी और बिहार के लोगों पर हमला नहीं हुआ, लेकिन यह साफ है, एग्जिट पोल बता रहे हैं कि दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार आ रही है। तो यह भी अच्छी सुखद स्थिति है कि हरियाणा के बाद बीजेपी 2 और राज्यों में सरकार बना सकती है जी। वैसे जो संजीवनी हरियाणा ने दी है, उसके मुकाबले अब मुंबई और झारखंड की जीत उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती है जरूर आर्थिक राजधानी है, लेकिन हरियाणा ने बीजेपी को फिर से खड़ा कर दिया, चमत्कार कर दिया, बहुमत दे दिया, क्योंकि वो पहले बहुमत में नहीं थी। तो ये जो हरियाणा से मोदी और अमित शाह और भाजपा को जो संजीवनी मिली है, उसने पुरानी ऊर्जा उनकी लौटा दी है और उसका नतीजा आप यहां देखेंगे। लेकिन इस बात की ओर भी ध्यान देना होगा कि एकनाथ शिंदे की ये पारी अब आखिरी थी। अब उनकी पारी मुख्यमंत्री के रूप में समाप्त मानी जाए, क्योंकि भाजपा अकेले दम पर बहुमत लाना चाहती है और वो चाहती है कि उसी का मुख्यमंत्री बने। लेकिन महाराष्ट्र में अकेले कोई दल बहुमत नहीं लाएगा, ये भी साफ है। तो अब दल बदलुओं की मौज आएगी और खुलेगा खजाना। तो एकनाथ शिंदे तो हो सका तो उन्हें पार्टी टूट जाए जो आज साथ में है, कोई भरोसा नहीं वो कल चिल्लाए लगे कि हम ही लुट गए। तो बहुत सारी चीजें सियासत में समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती हैं, लेकिन झारखंड में अगर बीजेपी जीतती है तो क्या चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे या वो डिप्टी सीएम बनाएगी उनको भाजपा? अरे बनाना होगा, अपने को बनाएंगे। अब चंपाई को बनाना मतलब तो उन्हीं के परिवार का हो गया मामला। तो नहीं, आखिरी वक्त में तो वो आए थे, इनके साथ दिया था उन्होंने। तो ये जो चक्की पीसिंग वाला मामला है
वो मामला भी ठीक कर लिया भाजपा ने। 5 बजे, पिछली बार तो 5 बजे रात में शपथ कराई थी, अब की बार खाली अनुरोध है कि दिन के उजाले में करें तो पत्रकार भी देख लेंगे और देश के लोग भी शपथ ग्रहण। थोड़ा जल्दी उठ जाइएगा उस दिन, थोड़ा जल्दी उठ जाइएगा। 5 बजे भोर में पता ही नहीं लगाना, नहीं उठ जाते। अरे आपको पता नहीं, आजकल हेमंत जी 4:30 बजे उठ के बैठ जा रहे हैं। तो ये रहा। देखिए आज ब्रजेश जी, हमसे सपा के एक आदमी ने कहा जी कि ये जो भाजपा नेताओं के यहाँ तुम लोग अपना कैमरामैन भेजते हो, संभाल के भेजा करो। हमने कहा क्यों, क्या हो गया भाई, डिबेट होती है, लोग जाते हैं। कहीं नहीं, वो एक कैमरामैन गया था भाजपा के एक नेता के यहाँ, प्रवक्ता के यहाँ लाइव डिबेट कराने, तो उन्होंने डिबेट के दौरान कहा जरा अपना फोन दो, और उस फोन से उन्होंने उसको अपना मेंबर बना दिया कैमरामैन को। तो वो चिल्लाने लगा कि भाई हम नौकरी करी थे, हम किसी पार्टी के आदमी, आप हमको काहे बना दिए जी। तो हमसे कहने लगे भाई तुम थोड़ा सतर्क रहना। हमने कहा अब तो अभियान बीत गया, अब क्या डरना, अब तो पुरानी बात हो गई। जी। तो ये भी एक रिस्क बना हुआ था जो बड़े दिनों बाद सामने आया। लेकिन छल कपट सियासत में हर चीज चलती है। अभी तो चुनाव हुआ है, अब मतगणना बाकी है। एक जंग पार हुई है, दूसरी जंग के लिए तैयार रहिए। तो एक साहित्यकार ने लिखा है कि साया बनकर साथ चलेंगे, इसके भरोसे मत रहना, अपने हमेशा साथ रहेंगे, इसके भरोसे मत रहना। सावन का महीना आते ही बादल तो छा जाएंगे जी, हर हाल में बरसेंगे, पर इसके भरोसे मत रहना। और सूरज की मानिंद सफर पर रोज निकलना पड़ता है, बैठे बैठे दिन बदलेंगे, इसके भरोसे मत रहना। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपनी फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस कार्यक्रम का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता समीर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। समीर सिंह जी, डिबेट के पहले राउंड में वीरेंद्र जी ने एक फैक्ट प्रस्तुत किया। वो फैक्ट के मुताबिक आपकी जीती जो 4 सीटें हैं, गाजियाबाद, खैर, मझुआ और फूलपुर, वहाँ औसत से कम मतदान हुआ। आपके वोटर टर्नअप नहीं हुए या फिर आपके वर्करों ने वो दिलचस्पी नहीं दिखाई जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है? देखिए ब्रजेश जी, मैंने शुरुआत में ही कहा और फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ। मेरे सभी मतदाता, मैं समाजवादी पार्टी की तरह हम सब काम नहीं करते हैं कि बुरके को लेके चिट्ठी लिखें। कोई यादव बलात्कार में शामिल हो जाए तो डीएनए जांच की मांग करें। कोई मुसलमान माफिया मर जाए तो उसके मजार पर जाके फतीहा पढ़ें, उसकी लाश पर जाके रोएं। आतंकवादियों को सम्मानित करें, मुकदमा वापस लें, दंगाइयों को बिरयानी खिलाएं और अपने मुख्यमंत्री आवास में चाय पिलाएं, और सरकारी पैसे से खजूर खाएं और टोपी पहन के उनके साथ सजदा करें। हमारा नारा है ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, सब लोग का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमने विश्वास अर्जित किया, हमने काम किया है, हमने विकास किया है, हमने लोगों के बीच में अपनी जगह बनाई है। नहीं तो हमको तरस इस बात का आता है, अभी मैं सुनील साजन को सुन रहा था, हंसी आती है। लोकतंत्र संकट में है। अरे हाई कोर्ट पर हमला किसने किया? अपने सहयोगी पार्टी को, मायावती जी की हत्या करने का प्रयास किसने किया? अपने पार्टी के नेताओं को बचाने के लिए एक निषाद बेटी की बलात्कार के बाद डीएनए जांच की मांग, नवाब सिंह यादव को बचाने के लिए डीएनए जांच की मांग। इतना भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। और जो कृत्य अखिलेश यादव ने आज किया, एक दलित बेटी की हत्या, बलात्कार इस नाते होता है को भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात कहती है। और उस हत्या के बाद अखिलेश यादव के क्षेत्र में हुआ, उसी जगह से वो जनप्रतिनिधि रहे हैं, एक बार भी उन्होंने उस बेटी के लिए अफसोस नहीं निकाला, और नहीं तो उन्होंने दरोगा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। ये लोग जो पुलिस का दुरुपयोग करते थे, इनके मन में आज भी है कि पुलिस का दुरुपयोग। अरे मैं पूछना चाहता हूं सुनील साजन जी, आप उन्नाव के रहने वाले हो, कानपुर में सीसामऊ में चुनाव हो रहा है, कानपुर में कितनी विधानसभा है? कानपुर की दूसरी विधानसभा का आदमी अगर सीसामऊ में जा रहा है तो पुलिस उसको कैसे रोकेगी? कोई रोकने का मैकेनिज्म आपके पास है क्या?
कुदरती में चुनाव हो रहा है। मुरादाबाद में कितनी विधानसभा है, आप भी सुनील जी जानते हो, पुराने नेता हो। किसी दूसरी विधानसभा के आदमी को वहां जाने की इजाजत होगी क्या? ये समाजवादी पार्टी तय करेगी क्या? ये भाजपा तय करेगी क्या? ये प्रशासन और निर्वाचन आयोग तय करेगा। और जब आपने बुरके पर चिट्ठी लिखी तो आपको बुरके को छोड़ के घूंघट की बात करनी चाहिए थी। वो कहना चाहिए था, अगर आप में साहस था, कि जो भी महिला पर्दे में जाएगी, चाहे वो घूंघट होगा, चाहे वो बुरका होगा, चाहे वो अंगोछा होगा, चाहे वो साड़ी का घूंघट होगा, जो निर्वाचन आयोग की परिधि है उसमें उसको देखा जाएगा। लेकिन आपने चिट्ठी क्या लिखी? बुरके की चिट्ठी लिखी। और क्यों? आप सीसा मऊ के अंदर चर्चा करते हो, आप कुदरकी की चर्चा करते हो, आप गाजियाबाद की चर्चा क्यों नहीं करते? आप खैर की चर्चा क्यों नहीं करते? आप कटहरी की चर्चा क्यों नहीं करते? ट्वीट क्यों नहीं करते? तो वहां क्यों मतदान कम हुआ? ये थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डालो। अधूरे वीडियो सुनील जी, ये कृत्य उत्तर प्रदेश की जनता देख रही, आज से नहीं पहले से देख रही है। और आप जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हो, लोकतंत्र को समाजवादी पार्टी ने किया है, बाकी किसी पार्टी ने नहीं किया है। धन्यवाद के साथ। ओके सुनील साजन जी, अब इनकी बात का पॉइंट वाइज रिप्लाई दी, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी अपनी बारी में संयम से सुने, जवाब सबके लेंगे। मैंने लिख लिया है। एक तो मैं अनुरोध करूंगा बीजेपी के प्रवक्ता से कि कम आज ब्रजेश जी की डिबेट में ये बता दें कि योगी जी किस बिरादरी के हैं। क्या उसी बिरादरी के हैं जहां बांदा विश्वविद्यालय में सब भर्ती हो गए? क्या उसी बिरादरी के हैं जहां सबसे ज़्यादा डीएम है उत्तर प्रदेश में? या उसी बिरादरी के हैं जहां एसपी हैं या एसडीएम हैं? कौन सी बिरादरी के हैं? आप तो बड़ा जातियों पर बात कर रहे थे कि यादव हो गया, मुस्लिम हो गया, ये हो गया। आप बता दीजिए एक। अच्छा, समाजवादी पार्टी बुरके पर चिट्ठी लिखे या लुंगी पर चिट्ठी लिखे, आपको क्यों तकलीफ है? अच्छा, क्या जो चिन्मयानंद है उनको आप योगी मानते हैं? क्या हाथरस के जो बलात्कारी हैं वो योगी थे? क्या बीएचयू में बेटी के साथ जो दरिंदे थे, जिनके आप लोग केक खिलवा रहे थे, वो साधु संत थे? वो क्या थे? अरे, बलात्कारियों को जेल से रिहा कराने वाली इकलौती पार्टी इस देश में है भारतीय जनता पार्टी। और माननीय हाई कोर्ट ने क्या फटकार लगाई, फिर वो जेल में गए। सुबोध सिंह इंस्पेक्टर के हत्यारे को कौन माला पहनाता है? साधु संत के नाम पर। आप लोग क्या कर रहे हो, आप बताइए। मतलब लोकतंत्र, आपने ये तो पूछ लिया कि बाहरी लोग आएंगे तो पुलिस बाहर करेगी। सीसा मऊ में आपके 4 विधायक घूम रहे थे, पुलिस ने नहीं बाहर किया। अभी हम लोग ठीक कर देते विधायकों को तो आप कहते कि गुंडाई कर रहे हैं। ठीक करने से मतलब आपका? लेकिन ठीक करना चाहिए। एक सेकंड हमको अपने लोगों से बता देना चाहिए करने का मतलब अगर पुलिस नहीं ठीक कर पा रही है तो अगर दूसरे क्षेत्र के लोग बोलने गलती हो गई। ठीक कर देने का मतलब आपका क्या है? तो सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि आप मुद्दे पर बात नहीं करते, महंगाई पर नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी पे नहीं कर रहे हैं, अपनी कोई उपलब्धि नहीं बता रहे हैं, केवल आए बाएं साएं आपके सारे नेता बोलते हैं। आप भी टीवी पर आके आए बाएं साएं बोल रहे हैं। अरे महंगाई पे बात करिए ना, एजुकेशन पे बात करिए, हेल्थ पे बात करिए, आप बात करिए ना। झांसी में कैसे मासूम बच्चे सब जल के मर गए, कौन गलती है? और फिर आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर जाएगा तो चूना पड़ेगा। मतलब संवेदनाएं बची या मर गई? थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं हेमंत तिवारी जी को इन्वाइट करता हूँ इस पर चर्चा में। मैं बिल्कुल टाइम दूंगा, आपको 20 सेकंड मिलेंगे, वादा। किसी का कम करने के पूरी आप लोग को टाइम देंगे। ओके हेमंत जी, आप मुझे बताइए सर कि जो क्लेम किया समाजवादी पार्टी में कि ये हमारा मुकाबला तो बीजेपी से था ही नहीं, हम तो पुलिस से लड़ रहे थे, क्या इस तथ्य में इस समाजवादी पार्टी के क्लेम में कोई आधार है? और दूसरा, ये कुछ जगहों पर रीपोलिंग की बात कही जा रही, तो जैसे पर जिस तरह से मतदान हुआ, क्या वाकई में रीपोलिंग की जरूरत है? 3 विधानसभा क्षेत्रों में रीपोलिंग की मांग समाजवादी पार्टी के नेताओं ने की है। तो जो परिस्थितियां दिख रही, इससे लगता है कि या तो वहां थोड़ी सी लड़ाई कांटे की है जी, क्योंकि जिन 3 क्षेत्रों की बात की जा रही, वो 3 क्षेत्र सामान्य तौर पर माने जाते थे कि वहां मुस्लिम बहुल इलाका है और कहने की जरूरत नहीं, इससे किसी को बचना भी नहीं चाहिए कि मुसलमान समाजवादी पार्टी को खुले दिल से पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से वोट करता है। तो अगर वहां यह स्थिति है तो इसका एक और इसका देखिए, इसके पार्श्व का अर्थ देखिए कि वहां या तो टक्कर बहुत करारी हुई है
मजबूत मुकाबला हुआ है। जी। लेकिन कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है, और जो आपने प्रश्न किया कि प्रशासन से, तो ये सामान्य तौर पर होता है, कुछ बहुत विशिष्ट नहीं है। इस तरह के चित्र दृश्य पहले भी देखे गए हैं। हाँ, जो एकदम से टेलीविजन स्क्रीन पर और सोशल मीडिया पे जो कुछ पिक्चर्स आई, ठीक है, उसके पीछे हेमंत जी, मैं तो कहता हूँ कि जो ये मोबाइल है ना, इसने क्रांति ला दी है। सर, गांव में भी कुछ होता है ना, तो घटना पे लोग मदद की बजाय रिकॉर्डिंग करने लगते हैं, और सबके पास अपने सोशल मीडिया हैं, और मिनटों में चीजें वायरल होती हैं। सर, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी कितनी सशक्त हो रही हाँ, है। गांव में भी सर, कल मेरे पास मीरापुर से डीप एक गांव का फुटेज किसी ने भेजा, और शूट करके वहां से होती थी जी। बूथ कैप्चरिंग भूल गई उत्तर प्रदेश की जनता, आज से 30 साल पहले, याद करिए जी। थैंक यू सर, थोड़ा सा वक्त का अभाव है, दो और विशिष्ट मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। जेपी सिंह, मैं आपसे सर समझना चाह रहा हूं, और मुझे बताइए कि अगर बहुमत की कमी होती है दोनों तरफ, यूपी में भी और अघाड़ी में भी, टूट की संभावना सर किधर है? देखिए, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में 2019 में 29 निर्दलीय चुनाव जीते थे। इस बार भी अमूमन ऐसा लग रहा है कि करीब 25 से 35 के आसपास जो निर्दलीय, बागी और जो पिच किए हुए उम्मीदवार हैं। पिच किए हुए उम्मीदवार का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के करीब 15 कैंडिडेट ऐसे हैं जो या तो एकनाथ शिंदे के धनुष्य बाण पर चुनाव लड़ रहे हैं, या अजीत पवार की घड़ी पर चुनाव लड़ रहे हैं, या कोई दूसरी पार्टी के लोकल। एक मिनट सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी लड़वा रही है जनता पार्टी। जी, ओके, बोलिए, कंटिन्यू। जी, मैं यही बताना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वैसे तो 149 सीट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन 15 उम्मीदवार और हैं जो दूसरी पार्टियों के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें से जो भी जीतेगा वो बीजेपी के साथ आ जाएगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो बागी उम्मीदवार हैं उसमें करीब 30 उम्मीदवार ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट को पाना चाह रहे थे, नहीं मिला तो बागी हो गए। वो भी जीतेंगे तो बीजेपी के साथ आएंगे। औसतन कितने इंडिपेंडेंट जीत के आते हैं महाराष्ट्र की असेंबली बनेगी, और उसके पास वोट जो और ज्यादा एमएलए जुटाने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है, कांग्रेस के भी करीब यही स्थिति है। एकनाथ शिंदे की बात करें तो एकनाथ शिंदे, ऐसा भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे दोबारा उद्धव ठाकरे से हाथ मिला सकते हैं, या अजीत पवार दोबारा शरद पवार से हाथ मिला सकते हैं। तो यहाँ संभावनाएं महाराष्ट्र में बहुत एक और महत्वपूर्ण सवाल है सर, जिस पर चर्चा मीडिया में नहीं हो पाई, लेकिन मैं चाहता हूं उस पर आप जवाब दें। 25 नवंबर को महाराष्ट्र की विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, यानी अगर 25 तक सरकार नहीं बनी तो राष्ट्रपति शासन 25 तारीख रात 12 बजे से। आपके पास टाइम कितना है? 24 तारीख का और 25 को रात 12 के पहले, तो समय तो बहुत कम है, और अगर कुछ नहीं हुआ तो राष्ट्रपति शासन इंपोज हो जाएगा। ये सही फैक्ट है? बिल्कुल सही फैक्ट है। और पिछले 2019 में अगर हम सिर्फ मैं बात करूं, 2014 को नहीं टच करता हूं, 2019 में यही हुआ था। करीब 25 दिन बाद सरकार बनी थी, और बहुत हुआ था। एक सरकार रात को बन गई थी, 3 दिन बाद वो भी गिर गई थी, उसके बाद उद्धव ठाकरे आए थे। थैंक यू सर, थोड़ा वक्त का अभाव है, 2 दिन में गवर्नमेंट नहीं बनने वाली है। थैंक यू सर, राष्ट्रपति शासन बहुत शुक्रिया। जरूर केपी मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो मलिक साहब, फाइनली आप क्या महसूस कर रहे हो कि क्या अल्टीमेट क्या परिणाम रहेंगे? केपी मलिक साहब। देखिए ब्रजेश जी, एक तो मैं जयप्रकाश जी की बात को आगे ले जाते हुए ये कहता हूँ, वो हालांकि बात आपने कह दी कि 25 तारीख को वहाँ पे कार्यकाल सरकार का समाप्त हो रहा है और राष्ट्रपति शासन लगेगा, तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बनाने में आसानी होगी। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत रणनीतिक तरीके से महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा है, जैसे कि इन्होंने भी कहा कि निर्दलीय उन्होंने लड़ाए हैं अपने लोगों को, और दूसरी पार्टियों से भी जो बागी थे, अपने जो बागी थे उनको भी लड़ाया है। और जब राष्ट्रपति शासन वहां लग जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कई सारी चीजें आसान हो जाएंगी, और भारतीय जनता पार्टी उस पर जो अपना शाम धाम दंड भेद करती है वहां उसको बड़ा फायदा मिलेगा। अब अगर हम वापस आते हैं मीरापुर का, मैं घटना आपको बताना चाहता हूं ब्रजेश जी। वहां पे एक रामराज जगह है, रामराज ब्लॉक है, उसके एक गांव में जो जीवनपुर गांव है और ठाकुर बाहुल्य है, वहां पे वोटिंग हुई है 92%। और वहीं पे एक दूसरा गांव है किशनपुर, वो मुस्लिम बाहुल्य है, वहां पे हुई है 29%।
तो ये क्या जताता है? जबकि हम ये देखते हैं कि जो मुस्लिम बाहुल्य बूथ होता है उस पर भारी तादाद में वोटिंग होती है। इस बार उल्टा हो गया है सर। बूथ पे वोटों की इतनी कम प्रतिशत होना जताता है थैंक यू सर कि गड़बड़ हुई है और कहीं ना कहीं पुलिस का इसमें मेहन रोल रहा है। बहुत शुक्रिया सर, इसीलिए पुलिस बहुत को धन्यवाद सस्पेंड किया गया है। अगर पुलिस गलती नहीं करती तो सस्पेंड क्यों करते? थैंक यू सर। 20 सेकंड बोलिए। देखिए ब्रजेश जी, सुनील जी रेडी रहिएगा। ब्रजेश जी, अभी मैं सुन रहा था सुनील साजन को, वो रोजगार की बात कर रहे थे। अरे 56 में से 46 एसडीएम किसने बनाया था? एक छेड़खानी का आरोपी पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन एक जाति के आदमी को बनाया। हमने 7 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं, एक आरोप लगा दे। स्वास्थ्य की बात, 13 मेडिकल कॉलेज को 63 मेडिकल कॉलेज पर ले जाने। हम 3 जिले को बिजली नहीं देते, हम पूरे उत्तर प्रदेश को बिजली देते। हमने एम्स बनाया, हम कानून का राज आपको मैंने 20 सेकंड दिया, आप पालन करिए सर। हम 1,60,000 नियम का पालन, नियम का पालन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके सुनील जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बिना समीर सिंह जी पैसे प्लीज, के, बिना भ्रष्टाचार के रोजगार दे रहे हैं। आज फिर पुलिस की थैंक यू भर्ती सर का परिणाम आ गया है। धन्यवाद। आज फिर पुलिस की ओके भर्ती सुनील का साजन को परिणाम आ गया है। निष्पक्ष तरीके से सर मैंने आपको टाइम दिया, प्लीज जाति की प्लीज। राजनीति आप करते हैं, धन्यवाद, हम नहीं धन्यवाद, करते प्लीज। हैं। इसमें आपको विचार करना चाहिए सर। आप धन्यवाद, टाइम समाप्त सर, टाइम समाप्त सर। ओके सुनील जी बोलिए। अखिलेश यादव जी ने बोलिए। सदन में इस बात को कहा कि ये 56 में 46 वाली लिस्ट आप जारी तो कर दो। अरे आप सरकार में हो। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। आप एक सेकंड, आप शांत रहिए, शांत रहिए। मैंने हाँ बोलिए, कंटिन्यू सर। हाँ कंटिन्यू बोलिए। केवल झूठ सर ओनली 20 सेकंड। हाँ बोलिए, आप आप हुए अभी साफ हो गए, उसके बाद हिसाब किताब होगा, आप चिंता मत करो। कर चुके हैं। धन्यवाद सर, डिबेट ओवर, डिबेट ओवर। धन्यवाद, 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 डिबेट ओवर। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। आप सबका भी बहनों भाइयों बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।